दीपक जी, आपसे शुरुआत करूंगा। वैक्सीनेशन ये एक आजकल आम बात हो गई, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये है क्या? वैक्सीन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली जो वैक्सीन जो है या इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है हमारी वो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो हमारा जेनेटिक बिल्डअप है, रेस है, स्पीसीज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली अगर हम बात करें एक्वायर्ड यानी हम कहीं से प्राप्त करते हैं, वो नेचुरली भी प्राप्त कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेचुरली हमें मदर से मिल सकती है या हम किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हो। फॉर एग्जांपल आपको कोरोना हो गया, तो कोरोना होने के बाद में हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी। और आर्टिफिशियली जो वैक्सीन है, वैक्सीन के थ्रू हम एंटीबॉडी जो है पेशेंट को देंगे, एंटीजन देंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। एंटीजन हम देंगे, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम फॉरेजन बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी एंड दे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस स्लोली एंड दे वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेचुरली जो जैसे मदर से हमें जो एंटीबॉडी प्राप्त होती है या जो प्लाज्मा थेरेपी से जो हमें एंटीबॉडी प्राप्त होती है, वो एंटीबॉडी बहुत कम टाइम के अंदर लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर। जबकि जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडी मिलेगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में रहेगी और हमें रोगों से बचाएगी। दीपक जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं इम्यूनिटी। आपने शब्द का इस्तेमाल किया जी। दरअसल शायद 2020 में किसी शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा तो वह है इम्यूनिटी। तो बताएं कि ये होती क्या है इम्यूनिटी और क्या इसका रेस पर भी फ़र्क पड़ता है? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब जो गरीब लोग हैं या जो बेसहारा हैं, जिनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, भोजन नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कोविड के संदर्भ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब गरीबों को कम हुआ या गांव के लोगों को कम हुआ, शहर के लोगों को ज़्यादा हुआ। तो ये इम्यूनिटी हमारे यहाँ पर किस तरह से है, इसका भी कोई विज्ञान है? इम्यूनिटी बिल्कुल रेस के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के जेनेटिक बिल्डअप के ऊपर डिपेंड करती है और आपका रहन सहन कैसा है। आप अगर हम बात करें कि गरीब कंट्रीज़ की, तो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में बिलो होता है। तो वहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ से लोग जो है पहले से ही एक्सपोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से उन बीमारियों के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। जबकि जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर जो पब्लिक है वो सैनिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा, साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो उस वजह से वो काफ़ी तरह के बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं होते और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं होती और उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये बिल्कुल जो गरीब लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका हेल्थ सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और उनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हम लोग बहुत सारे वायरस के अगेंस्ट एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन कोविड के चक्कर में एक चीज़ और आई है कि ये इम्यूनिटी वैक्सीन के ज़रिए भी आ सकती है। तो बताएं कि वायरस के अगेंस्ट या और दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट जो हम इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ये कितनी प्रामाणिक है और हमारे बदन में कब तक रहती है? अगर हम डिजीज़ के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हुए और उसका बेस्ट एग्जांपल है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर पिछले 10 साल से एक भी पेशेंट पोलियो का जो है आइडेंटिफाइड नहीं हुआ इंडिया के अंदर। तो ये वैक्सीन की प्रामाणिकता को एक तरह से अप्रूव करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। तो इसी तरह से हमारे अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में 7 इंडियन कंपनी जो है वैक्सीन के लिए ट्रायल कर रही है और उसमें से सबसे आगे जो है सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट का जो है वैक्सीन कोविशील्ड, उसको फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल को वो कंप्लीट कर चुका है और मार्केट में आ चुका है। सेकंड भारत बायोटेक, जो कि प्योरली इंडियन वैक्सीन है। आईसीएमआर और एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर के इसको तैयार किया है और ये भी मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। तो ये वैक्सीन जो है अभी फेज़ 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और आप जैसा देख ही रहे कि 16 तारीख से वैक्सीन सबको लग रहा है और कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है।
नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के केस में होते हैं, बुखार आना और थोड़ा सा रेस्टलेस फील होना, नोजिया फीलिंग या सम अनकम्फर्टनेस। तो इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये वैक्सीन लेने के दौरान नॉर्मल दूसरे वैक्सीन में भी होते हैं। टीकम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के 2 या 3 फेजेस ये होते क्या हैं और ये ट्रायल्स किस लिए ज़रूरी हैं? सर, किसी भी हम वैक्सीन या कोई भी ड्रग होता है उसको पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करने से पहले हमें उनके कुछ ट्रायल्स करने पड़ते हैं। ट्रायल्स 2 तरीके के हो जाते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब वैक्सीन बनने से पहले या कोई भी ड्रग बनने से पहले जब वो प्रोडक्शन के दौरान है तो उनके कुछ ट्रायल्स होते हैं, टेक्निकल ट्रायल्स बेसिकली, वो होते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। कोरोना के केस के अंदर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19 और वैक्सीन्स डिफरेंट फेजेस के अंदर है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल फेजेस के अंदर। सर, क्लिनिकल फेज़ देखा जाए तो 5 तरीके के होते हैं। 0 फेज़ से स्टार्ट होते हैं, फेज़ 4 तक जाते हैं, बट मोस्टली जो एक कॉमन मैन जो होता है वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के बारे में ही बात करते हैं हम लोग। क्लिनिकल फेज़ 1 के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ड्रग है उसको हेल्दी पेशेंट्स के ऊपर हम लोग उसका ट्रायल लेते हैं, कुछ पेशेंट्स के ऊपर, कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर बेसिकली, और हम उनके अंदर देखते हैं कि क्या कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, किस तरीके का कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, रिएक्टोजेनिसिटी हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, सेफ्टी के ऊपर हम लोग बेसिकली हमारा मेन कंसर्न रहता है। देन कम्स दी फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ जो वॉलंटियर्स होते हैं बेसिकली उनकी संख्या थोड़ी बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर हम उसके अंदर उसकी डोसेज के ऊपर बात करते हैं। फिर फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डोसेज का फॉर्म क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें हमारी फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में आती है। जो थर्ड मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने भी बताया कि कोविशील्ड जो है वो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी पास कर चुकी है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया वाला। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर और जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो थाउजेंड्स तक ले जाते हैं और वो मल्टी सेंट्रिक होता है, एक अप्रोच होती है मल्टी सेंट्रिक, जिसके अंदर हम लोग एक सिटी नहीं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर उस तरीके का ट्रायल्स एक साथ किया जाता है, एक ही बैच का किया जाता है, सो दैट वेरिएशंस को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। और उसके अंदर हम लोग जो एडवर्स रिएक्शंस होती है किसी भी वैक्सीन्स या किसी भी ड्रग की, उन सारी चीज़ों को हम लोग मॉनिटर करते हैं, उन सब चीज़ों का असेसमेंट होता है, प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग होती है। तो इस तरीके से तीनों फेजेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ड्रग के फाइनल अप्रूवल के अंदर, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे कोई भी ड्रग हो। जी, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, फेज़ 4 ट्रायल भी होते हैं। बेसिकली फेज़ 4 जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। अभी तक फेज़ 3 हो चुका है। फेज़ 4 में क्या होता है कि अब कंपनीज डेटा कलेक्ट करेगी फ्रॉम द वैक्सीनेटेड पर्सन, जिनको वैक्सीन लग चुका है, उनसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, उनको कैसा फील हुआ वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन लगने के बाद में, तो वो एक डेटा कलेक्ट करेगी। एंड जो DCGI है वो भी इस चीज़ को बराबर मॉनिटर करती है कि कोई भी ड्रग मार्केट में आने के बाद भी अगर इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट है तो उसको तुरंत विड्रॉल कर लिया जाता है। तो इसीलिए जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बराबर रेगुलरली DCGI उसको मॉनिटर करता है। टीकम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स 3rd 4th फेज़ वगैरह जो भी है, लेकिन वायरस के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो इसको लेकर वैक्सीन बनाना ख़तरे का काम भी है और चूंकि नए नए स्ट्रेन्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में जो वैक्सीन आज बना है क्या वो कल या 6 महीने बाद भी प्रामाणिक रहेगा, ये कितना सच है? सर, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और आज जो आम जनता है, जो कॉमन मैन है, उनके दिमाग में यही क्वेश्चंस हैं हमेशा वैक्सीन को लेके। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वायरस तो अपना स्वरूप चेंज कर रहा है, वायरस का स्ट्रक्चर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। सर, RNA वायरस है, वायरस के भी 2 प्रकार हो गए हमारे, DNA वायरस, RNA वायरस, जेनेटिक मटेरियल के बेस के ऊपर। RNA वायरस जो हमारा रेट्रो वायरस कैटेगरी हो गई, हमारा एड्स का वायरस हो गया, हमारा कोरोना वायरस हो गया, ये RNA वायरस है और इनकी टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी म्यूटेट होने की। बहुत जल्दी म्यूटेट जब होते हैं तो वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है।
वायरस बेसिकली क्या होता है सर, एक कड़ी होता है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। जब तक वो बाहर है, सिस्टम के बाहर है, तब तक वो नॉन लिविंग एंटिटी है। सिस्टम के अंदर आते ही वो हमारे सिस्टम को, हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को, हमारे सेलुलर सिस्टम को, मशीनरी को वो हाईजैक कर देता है। तो वायरस म्यूटेट क्यों होता है? क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल रखना है, परसिस्टेंस रखना है उसको। अगर वो परसिस्टेंस नहीं रखेगा तो वायरस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, पैथोजेनेसिस खत्म हो जाएगी सब चीज़ें। इसलिए वायरस म्यूटेट होता है। तो ये वायरस की टेंडेंसी है बेसिकली। तो ऑब्वियसली बात है ये कि अगर वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस म्यूटेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई जो वैक्सीन है वो किस तरीके से एफिकेसी रह पाएगी। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो वैक्सीन्स होती है सर, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होती है, हम लोग वैक्सीन्स को कहते हैं हम लोग होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स। उस वैक्सीन्स के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, वायरस एज सच, होल वायरस जो होता है उसको हम लोग एट्यूनेट कर लेते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर एट्यूनेशन कहते हैं हम लोग, और इनएक्टिवेशन कहते हैं। उस एट्यूनेशन और इनएक्टिवेशन के अंदर हम लोग होल वायरस को ही एक तरीके से इनएक्टिव स्टेट के अंदर ले जाते हैं, वीक कर देते हैं वायरस को, और उसके बाद में हम उसको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो वीक वायरस होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट नहीं कर पाता, बट हमारा जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो हमारे बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट कर लेता है। एक्टिवेट करने के बाद में वो इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। सर जब घुसपैठ होती है तो एक रास्ते से अगर घुसपैठ कर लिया घुसपैठियों ने, तो अगली बार वहाँ तैनाती ज़्यादा होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है वायरस के केस में भी। अगर वायरस एक बार बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया वीक स्टेट के अंदर, तो भी बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। बॉडी को नहीं पता है कि वीक स्टेट है, बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल्स एक्टिवेट कर दी और एंटीबॉडीज डेवलप कर दी। सेकेंड टाइप, अगर वायरस कभी भी आपको कहीं से इन्फेक्शन लग गया तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप नेचुरल इन्फेक्शन जो होगा आपको, आप उससे आसानी से लड़ पाएंगे। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दीपक चौधरी और साथ में डॉक्टर टीकम चंद। दीपक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब वायरस इतनी तेज़ी से स्वरूप बदलता है, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ऐसे में भी बहुत सारे लोग अभी जो वायरस हम लगा रहे हैं भारत में, इसकी क्षमता पर और ये कितना कारगर होगा कोविड-19 के अगेंस्ट, उस पर शक करते हैं। ये शक कितना प्रामाणिक है? जो अभी वैक्सीन हमारे इंडिया के लिए जो इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है, कोविशील्ड और भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन अगर आपने डेटा देखे हो तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो नया स्ट्रेन आया है, जो यूके से, लंदन से जो नया स्ट्रेन आया है, उसको लेकर के काफ़ी माहौल में बेचैनी भी है और लोग थोड़ा सा घबराए हुए महसूस कर रहे हैं कि अब ये वापस से नया सिरे से शुरू हो गया, क्योंकि जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था वही वाली स्थितियाँ एक बार से फिर लगने लग गई थी कि जो फ़्लाइटें हैं वो बंद कर दी गई और वापस से लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे वैक्सीन डेवलप हुए हैं वो वैक्सीन बराबर जो पुरानी वाली स्ट्रेन है चाहे नई वाली स्ट्रेन है, तो दोनों ही केस में, क्योंकि वैक्सीन जो बनता है बेसिकली उसकी होल जो जीन सीक्वेंसिंग है उसके बेसिस पे बनता है, जीनोम के बेसिस पे बनता है। तो वायरस ने अभी हल्का फुल्का चेंज हुआ है और वो उसके बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ है, आउटर प्रोटीन के अंदर चेंज हुआ है, उसकी वजह से वो ज़्यादा वायरुलेंट हुआ है। इस तरह हम एक तरह से बोल सकते हैं वो ज़्यादा डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चेंज हुआ उसके अंदर, लेकिन बेसिक सीक्वेंसिंग के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इसलिए जो हमारे वैक्सीन्स हैं वो बराबर से इफेक्टिव होंगे। टीकम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के वायरस के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि शुरू में जब कोविड-19 आया तो कि साहब वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जो है बनने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, उसके बाद भी कितना प्रामाणिक होगा ये तय नहीं है। और चूंकि इतने जल्दी समय में भारत ने भी ये वैक्सीन बना लिया, तो ये भी एक बहुत सारे लोगों के मन में शक पैदा करता है कि साहब ये वैक्सीन जल्दबाजी में निकाला गया है, ये शायद प्रामाणिक नहीं है या ये प्रभावी नहीं होगा। सर शक करना लाजमी है थोड़ा, बट उस शक के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि भारत मंगल पे भी जा सकता है, और वो भी बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में, लेकिन हम मंगल तक पहुँचे। हमें खुद को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ के अंदर
सभी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं। इंडिया की जो कंट्री है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है और यहाँ का जो ब्रेन है बहुत ही हाईली टेक्निकल क्वालिफाइड टाइप का ब्रेन है हमारे पास में। तो हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो वर्ल्ड में चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ हों, टॉप से टॉप इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ के साइंटिस्टों के साथ में और उनको मतलब पीछे रखने में सक्षम हैं। कोविड के केस के अंदर, पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर सारी चीज़ें हमें फास्ट ट्रैक मोड में करनी थी और फास्ट ट्रैक मोड में की गई। जो इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो जाए, भारत बायोटेक हो जाए, वो फार्मा की बहुत बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज हैं और उनके पास में ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दे हैव लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिसर्च और वैक्सीन प्रोडक्शन और ड्रग का प्रोडक्शन के अंदर। तो उन पर शक करना बिल्कुल ही सही नहीं होगा और उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो सब चीज़ें की करने की। और जब उनको सब चीज़ों के फास्ट अप्रूवल्स मिले, जब गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, सब कुछ चीज़ें मिलेगी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने किया। जब दूसरी कंट्रीज़ भी कर पा रही, रशिया ने भी किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमें भी उस तरीके का मौका मिला और हमारे यहाँ की भी जो हमारी जो इंडिजिनस हमारी जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई और जो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपना पोटेंशियल शो कर रही है। फ़िलहाल का स्टेटस ये है कि जो वैक्सीन्स हैं उससे जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आने चाहिए वो बहुत कम पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, बहुत कम पेशेंट्स के अंदर उस तरीके के ड्रग रिएक्शंस देखी गई और वो भी बहुत ही रूटीन टाइप के रिएक्शंस थे, सिम्टम्स थे, जो हम वैक्सीन नहीं और भी दूसरे केसेस के अंदर हो जाते हैं। चाहे हम कि दूसरी तरीके की वैक्सीन्स, जो बच्चों को भी जो वैक्सीन्स लगाई जाती है उसमें भी बच्चों को बुखार आता है, वो सब चीज़ें होती है। तो कोई भी अगर चीज़ जो हमारी बॉडी की नहीं है, जो फॉरेन चीज़ है, जो अननेचुरल टाइप की चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, वो चीज़ एडवर्स रिएक्शंस देगी, लाजमी है सर। इसके अंदर मुझे लगता है कि आम जनता को वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और वैक्सीन्स लगानी चाहिए। दीपक जी, 2 प्रश्न। पहला तो ये कि बहुत सारी ऐसी अफवाहें या हो सकता है प्रामाणिक खबरें भी हों कि नॉर्वे में किसी 2 डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाया और मर गए। कुछ दूसरे देशों से भी ऐसी खबरें आती है कि वो सोशल मीडिया पर थोड़ी ज़्यादा चलती हैं कि किसी ने वैक्सीन लगाया और उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो एक तो ये प्रश्न उठता है और दूसरा ये कि क्या वैक्सीन लगाना ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है कोविड-19 से झगड़ने का? जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जवाब पहले दूंगा मैं कि वैक्सीन लगाना ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी और उससे हम जो है कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे। अब आपका पहला क्वेश्चन कि जो अभी अफवाहें चल रही है कि कोरोना के वैक्सीन लगने की वजह से नॉर्वे में कुछ पेशेंट की डेथ हो गई, अभी तक ये जो इस टाइप की जो न्यूज़ आ रही है उसमें जो पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई उसमें मेनली वे कोरोना से अफेक्ट नहीं, उसके साथ में उनको बहुत सारी और भी डिजीज़ थी और उनकी जो डेथ हुई वो दूसरे कारणों से भी हुई है। केवल एकमात्र वैक्सीन नहीं था उसमें। जिसमें अगर हम इंडियन वैक्सीन की बात करें तो इंडियन वैक्सीन अभी तक उसके साइड इफ़ेक्ट की और बात करें तो केवल 0.02% केसेस के अंदर नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट आए और नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होना भी चाहिए और होते भी है, क्योंकि ये जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल जाएगा तो वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से आपको बुखार आ सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बॉडी के ऊपर चकत्ते हो सकते हैं लाल रंग के। इसके अलावा जहाँ पर आपका इंजेक्शन लगा है, बेसिकली इंट्रामस्कुलर हाथ के ऊपर लगता है, तो वहाँ पर साइट ऑफ इंजेक्शन के ऊपर पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको फील होगी, थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो सकती है, लेकिन कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी को देख करके बहुत सारी जो बाहर की कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील ने अभी इंडिया के ऊपर कूटनीतिक तरीके से कोशिश किया है कि उनको कोविशील्ड मिल जाए, इंडियन वैक्सीन मिल जाए। और दूसरा ये कि अगर हम प्रामाणिकता की बात करें, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो ऑलरेडी उनका इतना एक्सपीरियंस है वैक्सीन को प्रोडक्शन का, तो वो यानी कि उनके हाथों में जो वैक्सीन है वो सेफ ही होगा, हम ये मानते हैं। दीपक जी, बहुत सारे लोग
वैक्सीन के प्रोसेस के ही खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्यों लगवाएं, हमारी बॉडी अपने आप उससे लड़ लेती, वायरस से लड़ लेगी। और ये बहुत बड़ा तबका इन दिनों कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने के भी खिलाफ है कि हम तो नहीं लगवाएंगे। तो एक तो इन्हें क्या सुझाव देंगे, और क्या ये तय है कि हमारी बॉडी लड़ ही लेगी? नहीं, ये किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बॉडी वैक्सीन से वायरस से लड़ ही लेगी। उसका जीता जागता एग्जांपल मैं हूँ कि मैं भी कोविड से अफेक्टेड रहा था, हाउस आइसोलेटेड रहा 15 दिन तक, और मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन भी हूँ, रोज़ 2 घंटे खेलता भी था वॉलीबॉल, एंड 5 किलोमीटर रोज़ का वॉक भी करता था। तो हम इस गलत फहमी में थे कि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे को भी कोविड हो गया था। तो किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना वायरस से उनकी बॉडी लड़ लेगी, क्योंकि जब आप अफेक्ट होते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर वायरस घुस जाता है और उसके बाद में आपके अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, तब आपको फील होता है कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा लिया होता तो मेरे को ये सारी परेशानियाँ नहीं होती। दूसरा कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि नॉन सिम्टोमेटिक हो, उनकी बॉडी लड़ भी ले, लेकिन वो हो सकता है कि उनके अंदर तो अफेक्ट नहीं करे, लेकिन वो दूसरों को कोविड स्प्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है तो हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। टीकम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन का ड्राइव अब हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, तो क्या माने, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, या एक बड़े तबके को वैक्सीन लग जाता है, सबको नहीं भी लगे, अगर 50% को फॉर एग्जांपल लग जाता है, तो क्या उससे हम कोविड-19 से सुरक्षित हो पाएंगे, या उसका प्रचार प्रसार जो इस स्तर पर है उसमें कुछ रुकावट आएगी? सर, बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी की जो हम लोग बात कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ये हो गया कि कुछ लोगों को कुछ इन्फेक्शन हैं, वो मार्केट के अंदर हैं, बाहर हैं, आउटसाइड हैं, और उन लोगों के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहने के थोड़े कम कांटेक्ट में हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत माइल्ड, हमें उनसे कांटेक्ट हुआ है, तो हमारे अंदर बॉडी वही चीज़, वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है सर। हमारी बॉडी के अंदर कुछ लाइफ वायरस जाएंगे, क्योंकि उनकी डोज जो होगी, वायरस का जो क्वांटिटी है वो इतनी कम है कि वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो वायरस से भी चालाक है। ह्यूमन सिस्टम इज़ सुपीरियर देन वायरस, ठीक है सर। तो वो सिस्टम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली यही था कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, कम इन्फेक्शन है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, बट वो क्या करेंगे, दूसरों को माइल्ड इन्फेक्शन देकर उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है सर। ये है बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। सर, आपके जो इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि अगर हम लोग वैक्सीन को 50% लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें, तो हम किस हद तक कोविड के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, उस डिजीज़ को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे सर। तो ऑब्वियसली बात है कि सर, अगर 50% लोग भी वैक्सीनेटेड हो गए, तो जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हमें जो कोविड की जो है, कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना है, 50% लोगों ने अगर चेन तोड़ दी है, तो कोविड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कोविड का जो पूरा कोविड-19 का जो एक हमारा एक पेंडेमिक डोम जो हमारा बन गया है, वो सारा कोलैप्स हो जाएगा, एक झटके से कोलैप्स हो जाएगा। तो 50% लोगों के अंदर भी अगर वैक्सीन हो जाता है, तो हम लोगों की 50% सक्सेसफुल तो हमारी वैसे ही हो गई है। ये चीज़ है सर। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर टीकम चंद और साथ में डॉक्टर दीपक चौधरी। दीपक जी, अब जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि इतने मास स्केल पर हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या, हालांकि सरकार, प्रशासन और यहाँ तक कि हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था, इन पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब के बावजूद एक स्वाभाविक संदेह मन में पैदा होता है कि इस स्तर पर क्या हम इतने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, जो 2 वैक्सीन है उसमें जो स्वदेशी वैक्सीन है उसको लेकर भी कई लोग चिंता जाहिर करते हैं, प्रामाणिक है ना, और 28 दिन बाद इसको दोबारा लगवाना, याद रखना, ये भी एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी अपनी राय बताएं। हम पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहले जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो हम अगर हमारे इतिहास के अंदर देखें तो जब पल्स पोलियो का अभियान हमारे यहाँ शुरू हुआ था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया इतना
फास्ट तरीके से इस अभियान को चलाएगा और उसके बाद इस पोलियो को इरेडिकेट करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास में मैन पावर है और ग्रास रूट लेवल तक वर्कर्स है। तो वो सब मिल करके एक टीम के तौर पे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा ये, भारत बायोटेक के वैक्सीन के केस में कुछ लोगों को संदेह है कि अभी नहीं लगवाना चाहिए। बेसिकली DCGI ने इमरजेंसी के तौर पे कोविशील्ड कोवैक्सीन को इमरजेंसी कंडीशन में अप्रूवल दिया है। फेज़ 3 ट्रायल उनका अभी कंप्लीट नहीं होता, उसके बावजूद भी उनको दिया है, लेकिन डेटा सर्विलेंस पे बिल्कुल उनका जो वैक्सीन है वो बराबर उसके ऊपर सर्विलेंस रखी जा रही है और उसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक कोई नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे पास में अभी ऑप्शन में कोविशील्ड भी अवेलेबल है और कोविशील्ड वर्ल्ड का जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और अभी उन्होंने रोज़ की मिलियंस डोज वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्शन जारी रखे तो 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर, 6 महीने से साल भर के अंदर 50% पॉपुलेशन को लगाने जितनी डोज वो प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टीकम जी, बतौर विज्ञान के विद्यार्थी और बतौर विज्ञान के शिक्षक, आप क्या मानते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ भारतीय जंग जीत पाएगा और जीत पाएगा तो कब तक? सर, बात फ्यूचरिस्टिक है थोड़ी, और बट साइंटिफिक बेस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कोरोना की जो कोविड की वैक्सीन्स है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। मतलब आज से 1 महीने पहले ये बात होती थी कि लॉन्च कब होगी, आज की बात ये है कि वो लॉन्च हो चुकी है। तो अभी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच के अंदर हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके 50% पॉपुलेशन को हम लोग कोरोना की वैक्सीन्स लगा देंगे तो हम लोग कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको बहुत हद तक ब्रेक कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक हम कोरोना पे कंट्रोल कर पाएंगे ही पाएंगे। साइंटिफिक तौर के ऊपर मैं ये मानता हूँ कि हमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, साल भर का वक्त भी लगेगा, और साथ साथ कोरोना वैक्सीन के साथ साथ में जो हमारी जो डेली की जो हमारी एक प्रैक्टिस है, हमारी जो बिहेवियर के अंदर हमें जो थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए इंडियंस पॉपुलेशन को। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमें मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये तो जारी रखना पड़ेगा, ये जारी रखना पड़ेगा। और साथ में हमें वैक्सीन के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और हमें हमारे सिस्टम के ऊपर और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गया, हमारे इंडिजिनस जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी थोड़ा हमें भरोसा रखना पड़ेगा। तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव तरीके से सही हो जाएगी। 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा बात करते हैं कि ये वैक्सीन जब बनना शुरू हुआ तो एक ख़बर रूस से आई और रूसी जो वैक्सीन है उसमें भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर शक व्यक्त करते हैं। और उसके बाद एक और कंपनी जिसका वैक्सीन बहुत ज़्यादा चला है और ऑक्सफोर्ड ने भी इसमें काम किया है। और ये जब वैक्सीन डेवलप किया गया ख़ासतौर पर ऑक्सफोर्ड में, तो उसमें बहुत सारे देशों के बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक शामिल थे, उनके नाम भी, चेहरे भी आए। इन सब चेहरों के बीच में भारत में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो इस वैक्सीन का विकास कर रहे हैं और उन चेहरों को हम जानते भी नहीं हैं? और क्या ये तरीका, क्योंकि एक वैक्सीन के बारे में तो ये बात हो रही थी कि उसका टेम्परेचर शायद -60 या वो रखना चाहिए, लेकिन हम शायद टेम्परेचर भी 2 से 8 तक का ऐसा कुछ है। तो बताएं कि ये फ़र्क क्या हमने चुपचाप कैसे कर लिया? इतनी टेक्निकल नो हाउ हमारे पास है। टीकम जी, आप बताएं। सर, बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। हमारे DCGI के तो हमारे जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर सोमानी जी जो हैं हमारे, वो तो हैं ही हैं उसके अंदर। उसके अलावा हमारे डॉक्टर कौल, डॉक्टर पंडा, डॉक्टर कुलकर्णी और ICMR के बहुत से साइंटिस्ट, NIV के बहुत से साइंटिस्ट, सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला जी, ये सब लीडिंग साइंटिस्ट हैं, लीडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो जिनके पास में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसी तरीके के काम के ऊपर। तो वो सब लगे हुए हैं इस काम के अंदर एंड दे ऑल नो द इनसाइड आउट ऑफ वैक्सीन्स। दे नो एवरीथिंग अबाउट द वैक्सीन्स, कैसे बनाना है, कैसे अप्रूवल लेना है, दे नो एवरीथिंग। तो ये जो जिम्मा दिया है सरकार ने ICMR को, NIV को, सीरम इंस्टीट्यूट को, बहुत सही हाथों में दिया है। और इसी कारण से हम लोग
6 महीनों के अंदर, साल भर के अंदर वैक्सीन्स को मार्केट में लॉन्च कर पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि हम बहुत जल्दी ही कोरोना से फ्री हो जाएंगे एटलीस्ट, और सब जितने भी हम लोग हैं सब सेफ हो जाएंगे सब। दीपक जी, जाते जाते क्या हम इस बात पर गर्व करें कि भारत ने ये कोविड वैक्सीन तो एक दरअसल एक नज़ारा है कि हम साइंस में क्या कुछ कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में क्या कुछ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या इसे संकेत माने कि आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वैक्सीन या मेडिकल साइंस में भारत भी दुनिया की एक बड़ी शक्ति होगा? फार्मास्यूटिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो अभी भी एट प्रेजेंट भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी एक तरह से सप्लायर है वर्ल्ड को, जहाँ पर बेसिकली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी लो। सो द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज इज़ वेरी लो। सो जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करवाना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि हम उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे रूल फॉलो करते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनको स्टैंडर्ड के अंदर कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता इंडिया के अंदर, एंड जिस क्वालिटी की मेडिसिन हम उनको प्रोड्यूस करके देनी है वो हिंदुस्तान में इसका मादा है। और उस वजह से इंडिया अभी फार्मास्यूटिकल एक लार्जेस्ट हब की तरह जो है वो ग्रो कर रहा है। और हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आती है, दो चीज़ की आती है। फर्स्ट, बल्क ड्रग की। तो बल्क ड्रग का जो मेन सप्लायर है वो चाइना है, क्योंकि वहाँ पर बल्क इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि उनके यहाँ बल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम केमिकल्स का जो बेसिकली रॉ ड्रग्स हम जिसको बोल सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम वहाँ से पहले सप्लाई लेते थे। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। इंडिया के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर जोन्स के अंदर बल्क ड्रग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें हम हमारे यहाँ ही बल्क ड्रग प्रोड्यूस करके, स्पेशली जो हिमाचल का बद्दीवाला इलाका है या सिक्किम में, वहाँ पर बल्क ड्रग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह से गुजरात में अंकलेश्वर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर बल्क ड्रग इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है, जिससे कि हमें हमारी जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करें, और उसके बाद में हम पूरे विश्व को जो हमारी मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, वो सप्लाई कर सके। तो फ्यूचर में इंडिया बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल हब होने जा रहा है। डॉक्टर दीपक चौधरी और डॉक्टर टीकम चंद, आपका आभार व्यक्त करें, और हम तीनों मिलकर भारत की इस कोविड वैक्सीन को करें सलाम।